हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ण क्या है, किसके बारे में विस्तार से जानते और पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण विचार। ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज होता है। क्या होता है? सामान्य अर्थ आवाज। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, जैसे पंखा चलने की ध्वनि आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज आदि। इन समस्त ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। मनुष्य के बोलने व बातचीत करने पर जो ध्वनियां निकलती है उनके निश्चित अर्थ होते हैं। जो हम बोल रहे हैं उनका कोई निश्चय ही एक अर्थ होता है, तभी हम उसे बोल रहे हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। वर्ण वह छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। पंकज, पा हलंत अ, अनुस्वार क हलंत अ और ज हलंत अ, तो फलस्वरूप क्या लिखा? पंकज। रहा शब्द है, र हलंत अ, हा हलंत आ, वो क्या? रहा है। पंकज रहा। यहां पर एक है लिख, ल हलंत ए, ख हलंत अ, तो क्या बना? लिख। और ह हलंत ए, है, तो पंकज लिख रहा है। वाक्य हमारे सामने परिणाम स्वरूप वाक्य आ गया, पंकज लिख रहा है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं, पंकज, लिख, रहा और है, तो संख्या इनकी 4 हो गई। उन शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए। इन शब्दों को हमने अलग अलग कर दिया है। साथ ही शब्दों के भी ध्वनि के आधार पर टुकड़े कर दिए गए हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनियां क्रमबद्ध समूह ये वर्णमाला कहलाती है। अब हिंदी में स्वर होते हैं, अनुस्वार होते हैं, विसर्ग, अनुनासिका और व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? अ आ, इ ई, बो ऊ, ए आई, री, ओ औ। ये कुल संख्या में 11 यानी 11 होते हैं। अनुस्वार इस तरीके से बिंदु अंग की मात्रा कहलाती है। विसर्ग अ की मात्रा होती है जो व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और इसके उच्चारण के समय ह की ध्वनि निकलती है, इसके प्रयोग के समय। और अनुनासिका, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग घ ड़, ये आते हैं क वर्ग में। उसके बाद च वर्ग आता है, च छ ज झ ण। उसके बाद ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ न। उसके बाद में त वर्ग आता है, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन में काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन, जिनको 2 व्यंजनों से मिलकर बनाया जाता है, वे संयुक्त व्यंजन है। ऐसे व्यंजन 4 है, श, त्र, ज्ञ और श्र, श्रमिक। ये 4 व्यंजन होते हैं।
और औगत ध्वनियां होती है ज फ ओ। अब उच्चारण के आधार पर हिंदी 2 वर्णों में बांटी गई है। पहला स्वर जिनकी संख्या 11 होती है, दूसरा व्यंजन जिनकी संख्या 33 यानी 33 होती है। स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती, किसी अन्य ध्वनि की सहायता में नहीं पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए आई री ओ औ ये स्वरों में गिने जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वरों के भेद होते हैं 3। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। 3 भागों में हमने स्वरों को बांटा है। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण के समय हमें ध्वनि को लंबा नहीं खींचना पड़ता, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अ इ उ और री ये 4 ह्रस्व स्वर में गिने जाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी ध्वनि को हम अपने कंठ से लंबा खींचते हैं, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ए ये सभी दीर्घ स्वर के ही उदाहरण हैं। तीसरा है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इसे प्रकट करने के लिए ऊ निशान का प्रयोग किया जाता है। किसका निशान का? ऊ निशान का प्रयोग हम करते हैं। जैसे ओम, राम। इनका प्रयोग केवल पुकारने या बोलने में ही किया जाता है। इसका प्लुप्त स्वर का। अब है व्यंजन। व्यंजन जो बिना स्वर के लिखे तो जा सकते हैं परंतु बोले नहीं जा सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। बोल सकते नहीं हैं लेकिन लिख हम उन्हें बिना स्वर के माध्यम से सकते हैं। जैसे क हलंत लिख सकते हैं, क हलंत में अ बराबर क बोला जा सकता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब वो किसी न किसी की मदद लेते हैं, तभी वे पूर्ण कहलाते हैं। अतः वे ध्वनियां जिनका उच्चारण या जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है छूना, जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। मतलब हमारे बोलते समय हमारी जीभ किसी न किसी मुंह के भाग को छूती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण और त प वर्ण ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इन सभी में क वर्ण से अ क वर्ण ह, इसमें हमें कंठ का उच्चारण करता है और कंठ का नाम है। ई च वर्ण और य और श तालों को तालव्य इसका स्थान है। रीटा वर्ग र और श मूर्धा को और मूर्धन्य इसका स्थान है। त वर्ग य और स दंत और दंत्य इसका स्थान कहलाता है। उपवर्ग ओष्ठ को और ओष्ठ इसका
स्थान में गिना जाता है। वह दंतोष्ठ होता है और दंतोष्ठ इसका स्थान कहलाता है। अब है अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है तथा वायु मुख से किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। कितनी? 4। वे कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन में गिने जाते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म ध्वनि, गर्म सांस बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन क्षत्रज्ञ और क्षत्रिय श श ह है। कौन कौन से? श श श ह कहलाते हैं। ये क्या है? चारों। ये चारों ऊष्म व्यंजन में गिने जाते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की अल्प यानी कम मात्रा का प्रयोग होता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलने में हमें वायु का कम प्राण होता है तो वह अल्प प्राण कहते हैं। चारों अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व तथा व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा तथा 5वां व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब है महाप्राण। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु की अधिकता का प्रयोग होता है, जिसके उच्चारण के समय अपेक्षाकृत अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स तथा व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के परस्पर मेल से बने हो, वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये है 4। कौन कौन से? क्षत्रज्ञ और श्रमिक। ये चारों संयुक्त व्यंजन में गिने जाते हैं। श बनता है क हलंत और श से, त्र बनता है त हलंत और र से, जब ज्ञ बनता है ज हलंत और य से, और श्रमिक बनता है श हलंत र से। अब है अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त वर्णों का एक अन्य भेद भी होता है, जिसे अयोगवाह कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिका तथा विसर्ग। कितने प्रकार के होते हैं? 3। अयोगवाह कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिका तथा विसर्ग। ये तीनों ही अयोगवाह में आते हैं। अनुस्वार, जिसे हम बिंदी के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर प्रयोग में करते हैं, जिसके उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है, जिसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। अब है अनुनासिका, जिसे अनुनासिका ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जिसे अनुनासिका कहते हैं, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगाई जाती है, जैसे चांद, 5, गांठ आदि अनुनासिका के उदाहरण है, या फिर चंद्र बिंदु के उदाहरण कहलाते हैं। अगला है विसर्ग। विसर्ग की मात्रा को हम व्यंजनों के पीछे लगाते हैं, जिसके उच्चारण को हम ह की ध्वनि निकलती है से 2 बिंदु के रूप में लगाया जाता है।
उदाहरण के लिए प्रातः, तो त के पीछे हमने विसर्ग का प्रयोग किया, तो हमने उच्चारण ह के रूप में किया। क्रमशः, पूर्णतः, अंततः, अतः, ये सभी विसर्ग के उदाहरणों में आते हैं। अब है आगत ध्वनियां। ओ, आजकल अंग्रेजी के अधिकांश शब्द हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं। इंग्लिश के बहुत सारे शब्द जो है वो हिंदी में आ चुके हैं। उनके शुद्ध उच्चारण और लिखने के लिए अंग्रेजी की अ ध्वनि को आगत स्वर के रूप में लिया गया है। आगत का अर्थ है आया हुआ। क्या है आगत का अर्थ? आया हुआ। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी इत्यादि, ये आगत ध्वनि का उदाहरण है। इसी प्रकार ज और फ ध्वनियों को भी फारसी और अरबी भाषाओं से लिया गया। जरूर, मजदूर, फल, दफ्तर इत्यादि सभी अरबी भाषा के उदाहरण है। अब है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही प्रकार के व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे जिसे हम कहते हैं ना आधा क और पूरा क, आधा च और पूरा च, है ना, वही। तो क हलंत और क बन गया कक, च हलंत और च चच। उदाहरण के लिए पक्का, बच्चा, द हलंत द, दद, गद्दा। इसी तरीके से छज्जा, पत्ता और गुड्डा भी इसके उदाहरण हैं। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर देना, यानी बांट देना। भारत, भ हलंत आ और र हलंत त, फलस्वरूप बन गया भारत, भारत। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, पृथक पृथक कर देना। विच्छेद करते समय व्यंजन और स्वर को अलग करके ही लिखा जाता है। व्यंजन को भी अलग करना है और साथ ही साथ उस व्यंजन में पाए जाने वाले स्वर को भी अलग करना पड़ता है। किसमें? वर्ण विच्छेद में। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। सभी में अ की ध्वनि अवश्य होती है। यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसके लिए नीचे तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें है पत्र, प हलंत अ, त हलंत र और अ, तो फलस्वरूप हमारा बन गया पत्र। परीक्षा, प हलंत अ, प, र हलंत ई, रे, क हलंत श। ये श जो है संयुक्त व्यंजन है, तो क और श से मिलकर बनेगा श, श और आ, तो परीक्षा। ये सभी वर्ण विच्छेद के उदाहरणों में आते हैं। अब है र के रूप। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजन के साथ संयोग होने पर उसका जो रूप है वह बदल जाता है। क्या होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। पहला, यदि र स्वर सहित है तो इसे साधारण र के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे रेखा, रजनी, रात, रमा, राग आदि इसके उदाहरणों में है। दूसरा, स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ, जिसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता। यदि र स्वर रहित और व्यंजन के पहले आए तो उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। ऊपर लिखने पर उससे व्यंजन का उच्चारण हम बाद में करेंगे और र का उच्चारण हम पहले करेंगे, क्योंकि हमने उसे र को व्यंजन के ऊपर लगाया है। उदाहरण के लिए कर्म ले लो, तो क और म के ऊपर र,
तो पहले हम र का उच्चारण करेंगे, बाद में हम म का उच्चारण करेंगे। फलस्वरूप बन गया हमारा कर्म। अब है यहाँ पे धर्म। रहलन में म जोड़ा तो क्या बन गया? म, और उसका उदाहरण है धर्म। अब तीसरा है, यदि र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगाया जाता है। जैसे प्रश्न, प्र, प के नीचे लाइन टेढ़ी डंडी खींची जाती है जिसे प्र कहेंगे, तो प्रश्न। क्र, क्रम। व्र, तो व्रत। और त्र, त्रिशूल। अब है आगे चौथा, ट और ड के नीचे र को हम इस तरीके से लिखते हैं। राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ये सभी इसी के उदाहरण कहलाते हैं। पांचवा, जब श सहित श स्वर रहित और उसके बाद र हो तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे श्रम, श्रवण, आश्रम और श्रेष्ठ इसके उदाहरण हैं। विद्वानों द्वारा स्वीकृत संयुक्त वर्णों के कुछ मानक रूप यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें पहला है संयुक्त वर्ण, क, हलंत और ट। क, हलंत और त, तो क्या बना? त, कुत्त। तो उसमें कुछ थोड़ा सा क की ध्वनि भी हमें निकालनी होगी और बन गया भक्त। क्या बन गया? भक्त। एक उदाहरण, ट, हलंत और ट बन गया टक, तो मिट्टी इसका एक उदाहरण है। द, हलंत और धा बन गया ध, जिसमें ध और ध दोनों की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, तो सिद्ध एक उसका उदाहरण है। तीसरा, द हलंत में य जोड़ा तो बन गया द्या। द्या में हमने य और द दोनों का उच्चारण किया, तो इसका उदाहरण है विद्या। और ह, अलंत और म बन गया ब्रह्म, तो इसमें ह और म दोनों का उच्चारण हमने किया, तो ब्रह्मा इसका एक उदाहरण है। तो आइए इस पाठ को हम संक्षेप में दोहराते हैं कि भाषा वर्ण भाषा में वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ओष्व व्यंजन। वर्णमाला में अयोगवाह 3 होते हैं, अंग, अ, औ और अ। ये तीनों अयोगवाह कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।